उसे क्या कहते हैं, तक्यानुसी, तक्यानुसी नहीं, उसे क्या कहते हैं, वो जो रिपीट होता है ना किसी चीज़ को, कहते हैं, ओहो, तक्यानुसी तो बहुत गंदा होता है, तक्यानुसी आता है। हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? जब कोई सिंगल एक्टर एक लंबी स्पीच देता है, या तो ऑडियंस को या अपने आप में या किसी और कैरेक्टर को, लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर ही लंबी स्पीच देता है, उसे हम कहते हैं मोनोलॉग। आपने अक्सर थिएटर में देखा होगा, जैसे कर्टन रेज होता है, स्पॉटलाइट ऑन होती है और सेंटर ऑफ द स्टेज पे एक सिंगल कैरेक्टर ऑडियंस से बात कर रहा है। या तो वो अपने थॉट्स में कुछ बोल रहा है, या तो ऑडियंस से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है, या जो भी प्लॉट की डिमांड है वो एक सिंगल कैरेक्टर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस बोल रहा है। उससे हम कहते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग का पर्पस क्या होता है? ऑडियंस को अपने से कनेक्ट करना, जैसे कहते हैं ना, एक टकी नजरें लगाए किसी की बात सुन रहे हैं ध्यान से, वो हमारा पर्पस होता है मोनोलॉग का। ताकि जितना कम डिस्ट्रैक्शन हो, जितना ही कम एक्टिविटीज हो जब एक डायलॉग बोल रहा है कैरेक्टर, तो उसमें ऑडियंस का ध्यान बटने की जगह फोकस्ड होता है आपके ऊपर। और एक अच्छा मोनोलॉग तभी होता है जब वो इस पर्पस को अचीव कर लेता है। अब ये पर्पस अचीव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं जिसका हमें एज एन एक्टर ध्यान रखना है। मेमोरी, हमारी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, एंड इम्प्रोवाइजेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी एक तरह से आप कह सकते हैं ये हमारा स्टेपिंग स्टोन है। अगर हमारी मेमोरी ही अच्छी नहीं है तो हम लोग कुछ भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और थिएटर में तो आप ये कह सकते हैं कि मेमोरी इज लाइक द की वर्ड। विदाउट मेमोरी, अगर आपको डायलॉग नहीं याद है, चलिए आपकी रिहर्सल्स बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हैं देन इट इज जस्ट 1 टेक। उसमें आपने जो कर दिया सो कर दिया। अगर आप वहां पे अपनी लाइंस भूल गए और आपको इम्प्रोवाइज करना भी नहीं आता है, तो आप अपने साथ साथ पूरे प्ले को डुबा देंगे और ऑडियंस का कनेक्शन ही नहीं होगा आपके साथ। और सिर्फ थिएटर नहीं, टेलीविजन में भी, फिल्म्स में भी, ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको बहुत मौका दिया जाता है, बहुत चांसेस होते हैं आपके पास कि डायरेक्टर कट करके फिर आपका दोबारा से वो शॉट लेता है। लेकिन जो हम लोगों के शॉट डिविजन्स होते हैं, उसमें एक होता है मास्टर शॉट, एक मिड शॉट, एक क्लोज। वैसे तो बहुत सारे शॉट्स होते हैं, लेकिन ये 3 मेजर होते हैं। अब जो मिड एंड क्लोज है, उसमें क्या होता है, कैमरा क्लोज आता है, कैरेक्टर के पास आता है, एंड फिर उसका फेशियल एक्सप्रेशंस एंड उसके डायलॉग्स वो करता है। एंड उसमें क्या है कि बाकी सारे एक्टर्स इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसमें आप कैमरा के पास में इमेजिन करते हैं कि आपका कैरेक्टर, आप जिससे बात करें वो साथ में खड़ा है एंड उससे आप डायलॉग बोल रहे हैं। उसमें अगर आप अपनी लाइंस भूल जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो फिर से कट करके फिर से आपको मौका दिया जाए। लेकिन मास्टर शॉट क्या होता है? मास्टर शॉट वो होता है जब कैमरा डिस्टेंस पे होता है, जब कैमरा पूरा का पूरा जो सीन है उसको कैप्चर कर रहा है अपने लेंस में। सपोज घर का शॉट है, तो क्या है कि कैमरा पूरा जो घर का ड्राइंग रूम है, फिर वो जो बेडरूम्स के दरवाजे हैं एंड किचन है, जितना भी एंगल आ सकता है, जितना भी लेंस में कैप्चर हो सकता है, मास्टर शॉट में होता है। एंड उसमें सारे कैरेक्टर्स इकट्ठे होते हैं। सपोज मेरा ये सीन है कि एक फैमिली है जिसमें 5 सदस्य हैं, 5 के रूम अलग अलग हैं, एंड सीन ये है कि हर सदस्य अभी
हॉल में आता है, अपनी कोई लाइन बोलता है और फिर अपनी एक्टिविटी करने के लिए चला जाता है। कोई किचन में चला गया अपनी लाइन बोल के, कोई मंदिर में चला गया। तो ये जो हमारा लेंस कैप्चर कर रहा है वो है मास्टर शॉट, जो सारे एक्टर्स को इकट्ठे कैप्चर कर रहा है। अब इसमें अगर आप अपनी लाइन भूल गए तो होगा क्या कि डायरेक्टर कट तो बोल देगा, दोबारा से मास्टर शॉट लगाया जाएगा, लेकिन आपके साथ साथ डायरेक्टर को रीटेक देना पड़ रहा है, कैमरामैन को दोबारा काम करना पड़ रहा है, आपके साथ साथ जितने बाकी के एक्टर्स हैं जिनकी लाइन आपके बाद है उनको भी बार बार से, जो पहले हैं जिनकी लाइन उनको भी, जिनकी लाइन बाद में उनको भी, सारे एक्टर्स को दोबारा से वो सीन शूट करना पड़ता है आपकी वजह से, क्योंकि आप अपनी लाइन भूल गए हैं। एंड इसमें भी अगर डायरेक्टर सोचे कि चलिए ठीक है ये एक्टर कर ही नहीं पा रहे, चलो इसका ये चीज़ हम क्लोजअप में ले लेंगे, तो वो क्या हुआ, डायरेक्टर ने एंड मेकर्स ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया वो सीन आपकी वजह से। और आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप जानते हैं कि इम्प्रेशन तो बुरा पड़ ही रहा है, हर कोई देख रहा है कि आपकी वजह से बार बार रीटेक हो रहा है, तो आप भी कॉन्शियस हो जाएंगे। जहां पे आपको अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, वहां पे आप अपनी लाइन को रटने में ध्यान देंगे, तो यू विल नॉट टर्न आउट टू बी अ गुड परफॉर्मर। तो मेमोरी चाहे वो स्टेज पे हो या फिर टेलीविजन में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेमोरी को एनहांस करने के भी बहुत टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं। आप नेट पे जाएंगे, गूगल करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मेमोरी एक जिसने मुझे मेरी मेमोरी शार्प की है, जिससे मैं डायलॉग्स अच्छे से याद कर सकती हूँ, वो तो एक ये गेम है कि सपोज आप किसी के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ खेलेंगे, उसे कहते हैं मेमोरी गेम। जैसे नेम्स ले लेते हैं लोगों का, हाँ, मैं कहती हूँ रीना, आप कहेंगे रीना करण, फिर मेरी बारी, मैं कहूँगी रीना करण शालिनी, आप कहेंगे रीना करण शालिनी रोहित। तो इस तरह से आपने एक एक नाम ऐड करना, और आपके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो नाम लिया है वो साथ में एक सीक्वेंस में बोलना है। तो इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। ये मुझे बहुत काम आया, अदरवाइज आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। सेकेंडली, आपको फोकस प्रैक्टिस करना है, चाहे वो आप मेडिटेशन से करें या फिर आप कंसंट्रेशन के भी बहुत सारे गेम्स होते हैं वो खेलें। तो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है कि मेमोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेमोरी के बिना, मतलब दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, उसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये था मेरा एक ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ मेमोरी के लिए। एंड दूसरी चीज़ क्या है, आप ग्रुप्स बना लीजिए। ग्रुप्स यानी जैसे मैं बोलती हूँ कि लौकी, टिंडा, दाल, चावल, पनीर और घिया। अब आप इसे ना ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए कि आप जो 3 वेजिटेबल्स हैं वो उनको इकट्ठे बोलेंगे, दाल चावल को इकट्ठे बोलेंगे, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको इकट्ठे बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, लौकी, घिया, टिंडी सॉरी नॉट टिंडी, टिंडा, लौकी, घिया, टिंडा, दाल, चावल, पनीर। तो मैंने ग्रुप्स में कर दिया, जो वेजिटेबल्स हैं उनको एक ग्रुप बना लिया, दाल चावल नॉर्मली लोग इकट्ठे ही बोलते तो उसको एक ग्रुप बना लिया, एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ग्रुप बना लिया। तो क्या है, मेरा सीक्वेंस में आ गया। तो सपोज आपको कोई लाइंस आती हैं, डायलॉग्स आता है, जहां पे आप ग्रुप्स बनाएंगे तो आपके लिए मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। एक और तरीका है, उसे हम कहते हैं स्टोरी इमेजिनेशन। आप अपने दिमाग में जैसे कोई सीन है, स्टेप बाय स्टेप, सपोज कोई सीन है, एक लड़की शॉपिंग कर रही है अपने पापा के साथ मॉल में। अब वो बहुत थक गई, वो पापा से बोलती है कि मुझे घर ले चलो, अब मुझे और नहीं शॉपिंग करनी है। उसके बाद वो कहती है अच्छा पापा मुझे प्लीज़ गोदी में भी उठा लो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर बोलती है कि पापा मुझे सीने से लगा लो। फिर बोलती है अच्छा पापा घर पहुँच गए, मम्मी सो रही हैं, आप ही मुझे सुला दो ना। अब आप क्या करेंगे, जैसे ये डायलॉग है चलता रहेगा, लंबी लाइन्स है, तो आप क्या करोगे, आप अपने माइंड में उस स्टोरी को इमेजिन करोगे स्टेप बाय स्टेप। कि एक छोटी सी लड़की है, वो चलते चलते थक गई है, तो सबसे पहले बच्चे क्या बोलते हैं कि घर जाना है पापा, घर जाना है ना।
जब घर जाने की डिमांड पूरी हो गई है तो वो कहते हैं मुझे चला नहीं जाता, वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं कि आप मुझे गोदी में उठा लो। गोदी में उठाया तो पापा थोड़ा सा मुझे हग भी कर दो, अपने गोदी में चढ़ी गई हूँ तो वो अपने पापा को हग कर लेती है। उसके बाद घर पहुंचे देखा मम्मी सो गई हैं तो पापा से बोलती है अच्छा पापा मुझे भी सुला दो। तो आप अपने दिमाग में इसको एक स्टोरी बना लीजिए तो फिर आपकी लाइन स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली फ्लो में आएंगी। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं मेमोरी की। अब आते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट पे, इम्प्रोवाइजेशन। मान लीजिए कि आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, कंप्यूटर तो है नहीं, भूल जाएंगे, डेफिनेटली भूलेंगे, कोई ना कोई वर्ड भूल जाएंगे, लाइन भूल जाएंगे, सीक्वेंस भूल जाएंगे कि ये पहले बोलना था या वो पहले बोलना था। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा बोल दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे आपके इमोशंस या स्टोरी का प्लॉट ना टूटे, एट द सेम टाइम गाड़ी आगे चल जाए। नहीं समझे? मैं आपको बताती हूँ। सपोज थिएटर है, स्टेज है, आपका कुछ परफॉर्मेंस चल रहा है, आप अपनी लाइन भूल गए हैं। अब उस लाइन की जगह आप फटाफट ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा बोल दें जो कि आपके कैरेक्टर के साथ जाए और वो ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ओरिजिनल लाइन क्या थी, आपने ये लाइन अपनी घुसा दी, ऑडियंस को नहीं पता चलेगा क्योंकि आपका मूड, आपका इमोशन, आपका फ्लो नहीं टूटा है। तो इसे हम कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो थिएटर में तो इम्प्रोवाइजेशन, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बाई चांस आप कुछ भूल गए तो आप ऐसा कुछ ऐड कर दीजिए जिससे आपका और ऑडियंस का जो कनेक्शन है वो फ्लो ना टूटे। अब आपको मैं बताती हूँ कि टेलीविजन में इम्प्रोवाइजेशन क्यों ज़रूरी है। आप बोलेंगे कि जो लाइन से अगर नहीं याद हुई तो कट हो गया, उसके बाद दोबारा से रीटेक हो गया, हम बोल देंगे। इम्प्रोवाइजेशन की क्या ज़रूरत है? इम्प्रोवाइजेशन में क्या होता है कि जब राइटर एक कहानी लिखता है तो वो इक्वली जो कैरेक्टर्स वो बिल्ड कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है कैरेक्टर्स, उन पर इक्वली फोकस्ड है। ओके लेकिन जब आपके पास आपका कैरेक्टर आता है, आपका किरदार होता है, तो आपने सिर्फ अपने कैरेक्टर के ऊपर वर्क करना है। आपका पूरा फोकस अपने कैरेक्टर के ऊपर है, आप उसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए जहां पे हो सकता है राइटर ने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए आपके कैरेक्टर के डेवलपमेंट में, वहां आप अपनी इम्प्रोवाइजेशन से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि एक्टर्स जब सेट पे आते हैं तो कुछ ऐसा कर देते हैं कि सीन में जान आ जाती है जो कि लिखा हुआ नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि एनर्जी, सडनली सीन में एनर्जी बढ़ जाती है। या तो वो कुछ ऐसा एक्शन कर देंगे या तो कुछ ऐसी लाइन बोल देंगे कि उसे लगता है कि वाह मज़ा आ गया सीन में, एंड वो आप देखेंगे तो वो लिखा हुआ नहीं होता है। बट उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको अपना कैरेक्टर A to Z पता होना चाहिए। आपको यू हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका इम्प्रोवाइजेशन किसी और कैरेक्टर को दबा दे। हमारा वो पर्पस नहीं है, हमें अपने कैरेक्टर को ऊपर करना है विदाउट पुटिंग अनदर कैरेक्टर डाउन। अब क्या होता है, उसके लिए हम लोग बहुत रिहर्सल्स करते हैं। जब भी सीन होता है उससे पहले सारे आर्टिस्ट बैठ के लाइंस करते हैं तो डायरेक्टर को पता चले कि कौन सा एक्टर क्या सोच रहा है, कि वो क्या एडिशनल करेगा इस सीन में जिससे सीन चेंज नहीं हो, मतलब एनहांस हो जाए, सीन एनहांस हो जाए। तो इम्प्रोवाइजेशन मेक्स यू अ बेटर परफॉर्मर। तो वो जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। और मेमोरी एंड इम्प्रोवाइजेशन के लिए मोनोलॉग्स आर द बेस्ट। अब बारी है आज के होमवर्क। अभी तक हम लोग जो कैरेक्टर बिल्ड कर रहे थे आप और मैं इकट्ठे, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1, उस कैरेक्टर की अब बारी आती है स्टेज पे जाकर ऑडियंस से बात करने की। वो कैरेक्टर ऑडियंस से अपने बारे में कुछ कहता है, अपने थॉट्स बताता है, अपने फियर्स बताता है। ये उसका कॉन्वर्सेशन चल रहा है एंड उसने अपनी लॉन्ग स्पीच के जरिए ऑडियंस को इमोशनल करना है। ये है आपका होमवर्क। अब आप अपना मोनोलॉग रिकॉर्ड करिए। जिसका भी मुझे बेस्ट लगा मोनोलॉग उसे मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।